लोग कह रहे जो अधिकारी आ रहे हैं वो कटोरा कर रखा था तुम्हारे हाथ पे, ऐसा हाथ करके। क्या बोले, हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, सरकार जैसे मर्जी वैसे कर ले। और हम तो ये किस अधिकारी ने बोला आपको? अब बोल दिया, जिस अधिकारी ने भी बोला वो बोला वन विभाग आंसू हैं इनकी आंखों में ना, पर क्या हमारी और अधिकारी बोल रहा है कि कटोरा लेके बैठे हुए हैं। हम यहाँ जो है अपनी व्यवस्था पे कहीं बर्तन धोने पड़ेंगे, कहीं जाना पड़ेगा, तब सरकार बोलती कि पहाड़ों में पलायन रोको। लेकिन पलायन वो इस प्रकार से रोकेगी कि हमारी रोजी रोटी को बंद करके। यहाँ तो पॉपुलेशन है ही नहीं, लेकिन जब तुम लोग ऐसा करोगे, गरीब लोगों ने थोड़ा थोड़ा अपना टाइम पास करके पैसा रोजी रोटी जोड़ के अपना धंधा खड़ा कर रखा है, उसको तुम तोड़ रहे हो, तो वो पलायन नहीं करेगा तो क्या करेगा? पहाड़ों में है ही क्या खेती होती है यहाँ? कुछ भी तो नहीं होता। एक रोडों पे तो ये रोजगार, ये 4 धाम का रोडों पे तो रोजगार, और तो कुछ नहीं। घर जाएंगे, हम क्या करेंगे? घर में हम तो जाएंगे पलायन, हम चाहे किसी औरों के होटल में धोंगे बर्तन, चाहे कहीं, हम तो पालेंगे, अपने बच्चों को पालेंगे जैसे भी तैसे भी। प्रणाम, नमस्कार, मैं त्रिभुवन चौहान और अभी हम धरासू बैंड पर हैं। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये शुरुआत है उस अतिक्रमण को तोड़ने की, या यूं कहें सपनों को तोड़ने की। काफ़ी वर्षों से ये लोग यहाँ पर कार्य करते हैं और यकीनन कार्य ही नहीं, मैं कहूँगा ये कहीं ना कहीं जाकर लोगों को मदद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पहुँचता है वो भूखा होता है, किस तरह खाना खिलाया जाता है। और ये टपरी आप देख पा रहे होंगे, सब ने टिन छप्पर सब बना रखे थे। लेकिन आज जो एक नीति चल रही है कि भैया इनको अतिक्रमण हटाओ, क्या ये केवल यही अतिक्रमण है या शहरों में वो भी अतिक्रमण है जो मलिन बस्तियां बसाई जा रही हैं केवल नेताओं के चंद वोट के लिए? उन पर कोई आवाज़ नहीं उठाता, चाहे देहरादून हो, हरिद्वार हो, ऋषिकेश हो, हल्द्वानी हो। बड़े शहरों में कोई भी व्यक्ति कहीं से भी आकर, यहाँ तक कि रोहिंग्या तक बस चुके हैं देहरादून में, उन पर ना तो बुलडोजर चलता है और ना ही उनकी कोई बात करता है। लेकिन जो पहाड़ के हमारे गरीब बासिंदे 2 रोटी के लिए कुछ काम करना शुरू कर देते हैं, और आज से नहीं कर रहे हैं ये, अभी इनसे बात करेंगे, 35-35, 40-40 वर्षों से काम कर रहे हैं। और उसके बाद ये होना, सब लाल निशान देख के मेरा तो दिल बड़ा पसीजा, क्योंकि यहाँ पर आकर मैंने इस वाले होटल में यहाँ पर बहुत बार खुद भी खाना खाया है। क्या होनो यू कन के वे यू पता नहीं सरकार की नीति है। यहाँ 40-50 सालों से लोग रह रहे हैं, 40-50 साल से अपनी रोजी रोटी कमा रहे थे, अपने बच्चों को पाल रहे थे। अगर सरकार हम लोगों को यहाँ से हटा देगी तो हम लोग तो सड़क पे आ गए, तो क्या करें? घर जाके अब 40-50 साल के लोग जो अपनी सारी ज़िंदगी यहीं बिता चुके हैं, अब इसके बाद उन लोगों को जो है ना पलायन करना पड़ेगा, कहीं बर्तन धोने पड़ेंगे, कहीं जाना पड़ेगा। तब सरकार बोलती कि पहाड़ों में पलायन रोको। लेकिन पलायन वो इस प्रकार से रोकेगी कि हमारी रोजी रोटी को बंद करके। अब हम क्या करें? इसके बाद हम क्या करें? इन्होंने अपने बच्चों को भी उसी से पढ़ाया था। बच्चों को ये लगा था कि यार 2 वक्त की रोटी बच्चे भी खाएंगे, ये लोग भी खाएंगे, और सही बात है, काम ही यही आता है इन्हें। क्या अब इस उम्र में ये किसी और होटल में जाएंगे, वहां पर काम करेंगे, अच्छा दिखेगा, अच्छा लगेगा? आप वो भी टूटू? हाँ, हमारा भी टूट रहा। ये सरकार बोल रही कि पलायन बचाओ, पलायन बचाओ। हम तो कहीं बाहर जाएंगे ही बर्तन धुलने के लिए, क्योंकि हमारी रोजी रोटी यही है, हमारा मुंह का निवाला छीना जा रहा। हम तो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, लेकिन इसी प्रकार से हमने घर भी छोड़ रखा। यही आ रहा, 40 सालों से यही काम कर रहे, तो हम कहाँ जाएंगे? क्या करेंगे इस सरकार का? ये सरकार बोले, पहले सरकार ने बोलो गरीबी हटाओ, गरीब हमें ही कर दिया गरीब, वो गरीबी लोगों के पीछे पड़ गई। अब गरीबों को अब बोल रही है कि गरीब, अब बोल रही है गरीबों को हटाओ। सही बात है, नहीं, पहले गरीबी हटाओ बात हो रही थी, अब गरीबों को हटाओ। ये देखिएगा, आप थोड़ा कैमरा घुमाइए, ये तमाम लोग हैं ना यहाँ पर, ये एक आशा से खड़े हैं यहाँ पर कि शायद ये बात यहाँ से कुछ आगे जाएगी, सरकार इस पर कुछ सोचेगी। सर, कितना समय हो गया शॉप को चलते? आप तो मेरे ख्याल से बहुत पहले से ही। सर मेरा तो ये लगा कि मैं तीसरी जनरेशन में हूँ। बताओ। मेरे दादा जिस दुकान में मैं आज हूँ, मेरे दादाजी ने वही दुकान चलाई, मेरे पिताजी ने वही दुकान चलाई, आज मैं तीसरी जनरेशन में हूँ। अब ये बताओ कि ये फरमान जो जारी हुआ है कि अतिक्रमण हटाओ, अतिक्रमण, ठीक है, हम अतिक्रमण के खिलाफ हैं, हम नहीं होना चाहते अतिक्रमण, और न्यायालय का फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन उसके लिए मानक होना चाहिए था। जो मानक मैदानों के लिए वही मानक पहाड़ों के लिए। पहाड़ों में पहले पॉपुलेशन है ही क्या? गाँव के गाँव खाली हैं, कोई गांव में है ही नहीं। आप इधर जाओ पर उलन बजाड़ा, पहले तो गांव में सड़क नहीं है, और जिस गांव में सड़क नहीं है वहाँ तो बुरी स्थिति है। लेकिन जिस गांव में सड़क पहुँच भी गई, आज सड़क आ रही 40 साल बाद, अब तो कोई वहाँ है नहीं, सारे लोग देहरादून चंडीगढ़ चले गए, यहाँ तो पॉपुलेशन है ही नहीं। लेकिन जब तुम लोग ऐसा करोगे,
गरीब गरीब लोगों ने थोड़ा थोड़ा अपना टाइम पास करके पैसा रोजी रोटी जोड़ के अपना धंधा खड़ा कर रखा है, उसको तुम तोड़ रहे हो तो वो पलायन नहीं करेगा तो क्या करेगा ये बताओ। सही बात है। और तुम लोग आयोग बना रहे हो, अरे आयोग बनाने से बेहतर होता कि हम लोगों को पूछते, हमारा सुझाव लेते कि जो है पलायन कैसे रुकेगा, हम सुझाव देते कि यहाँ पर जो है उत्तराखंड की रीढ़ की हड्डी क्या है, ये चार धाम है, पर्यटन तो यहाँ पे और क्या है, अगर पर्यटन न होता, ये चार धाम न होते तो फिर क्या होता। चार धाम मतलब मुझे समझ में नहीं आता, देखिएगा पलायन आयोग हो चाहे नीति निवेशक हो जो नीतियां बना रहे हैं, ये एक व्यक्ति ऐसे हैं जो 3 पीढ़ियों से होटल का काम कर रहे हैं और यकीनन इन्होंने बहुत अच्छी राय दी है। जब आम व्यक्ति इतनी अच्छी राय रख सकता है तो जो ये नीतियां बना रहे हैं क्या इनके कानों में जूं नहीं रेंगता होगा? आज ये तमाम लोग अगर व्यवसाय से विहीन हो जाएंगे तो ये करेंगे क्या प्लान है आगे, क्या करोगे अब? कुछ नहीं चाहिए तो घर जाएंगे, ये तो फिर नीचे दिल्ली बम्बई जाएंगे, होटलों में जाएंगे, और क्या हमारे पास कोई डिग्री डिप्लोमा थोड़ी है, यही काम करने में बर्तन मांजने बस मजबूरी है। बिल्कुल सही बात। एक मिनट। वो बंदर सुअर वो खा लेते, जंगलों से जंगल में क्या खाएंगे हम, घास फूस थोड़ी नहीं खाएंगे, 2 खेतों में क्या होगा, हमारी रोजी रोटी थोड़ी नहीं चले, हम घास फूस थोड़ी नहीं खाएंगे। है ही क्या यहाँ पहाड़ों में है ही क्या, क्या खेती होती है यहाँ, कुछ भी तो नहीं होता। एक रोडों पे तो ये रोजगार, ये 4 धाम का रोडों पे तो रोजगार, और तो कुछ नहीं। घर जाएंगे हम क्या करेंगे, घर में हम तो जाएंगे पलायन, हम चाहे किसी औरों के होटल में धोएंगे बर्तन, चाहे कहीं हम तो पालेंगे, अपने बच्चों को पालेंगे जैसे भी तैसे भी हैं। ये वाकई जो बोल रहे हैं ना ये माताएं, ये बहुत दुखी हैं अंदर से, इनको समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह से आगे चलेगा। ये बहुत आसान भी नहीं है। भाई साहब भी यहाँ पर हैं सर, 35-40 वर्षों से कहीं पर आप रोजगार कर रहे हो और फिर इस तरह से? जी, सन 1980-81 से सभी लोग जो है यहाँ पर व्यवसाय कर रहे हैं, कोई होटल का कर रहा है, किसी हर प्रकार का व्यवसाय। और 4 धाम यात्रा पे जितने भी जहाँ से भी बाहर के लोग आते हैं उनकी सेवा सुबह 5 बजे से रात को 12 बजे तक, ये यहाँ पर बिल्कुल सेवा, हर चीज़ छोटी से लेके बड़ी सेवा तक। आज ये माननीय उच्च न्यायालय ने जो फैसला सुनाया है ये जन विरोधी फैसला है और सरकार को इसमें विचार करना चाहिए। और जो पलायन नीति की बात करते हैं, पलायन आयोग कहाँ गया है, हम पूछते हैं पलायन आयोग क्यों नहीं बीच में आ रहे, और सरकार को अभी जो है इस बारे में ज़रूर विचार करना चाहिए। हम अभी सरकार से भी बिल्कुल अनुरोध करते हैं, हम भी सरकार के मतलब उसी सरकार के लोग हैं और सरकार को जनहित में ये फैसला जो है बिल्कुल बनाना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। और ये केवल बात यहीं की नहीं है, यकीनन हाईकोर्ट जी कितना बड़ा भेदभाव हो रहा है पहाड़ और मैदान में। हमने देखा है 2018 में, जुलाई 2018 में भी उच्च न्यायालय का फैसला आता है कि जो है अतिक्रमण के नाम पे मलिन बस्तियों को तत्काल हटाया जाए, और तत्काल उस समय 2018 जुलाई की बात है, वो सरकार अध्यादेश लाती है और रातों रात अध्यादेश आता है और इस मामला स्टॉप हो जाता है। आज अब पहाड़ों की बात आ रही है तो मुख्यमंत्री हो चाहे कुछ सरकार हो एकदम साइलेंट बैठी हुई है, तो ये भेदभाव क्यों हो रहा है हमारे साथ में? क्योंकि इसका कारण बहुत स्पष्ट है जो मुझे लगता है। देखिए हाईकोर्ट बिल्कुल सही कह रही है कि अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, पर मैं बोल रहा हूँ केवल इन्हीं के लिए क्यों, ये सब के लिए क्यों नहीं? क्यों वो मलिन बस्तियों में क्या है, वहाँ 40-50 हज़ार वोटर है, यहाँ 500 नहीं है। ये वोट देंगे ना देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एक बार परिसीमन हुआ तो मुझे तो लगता है यहाँ की सीटें भी घट जाएंगी, शायद गंगोत्री और यमुनोत्री एक ही सीट ना बन जाए, क्योंकि यहाँ पर जब लोग ही नहीं रहेंगे। वैसे भी भाई साहब क्या लग रहा है आपको, कहाँ जा रहा है? बस महाराज कहाँ जाना हमने, बस बैठे हुए हैं यहाँ, धरने पे बैठे हुए हैं। धरने पे भी बैठे हुए? क्या करें हम तो, जब कोई अधिकारी आता कि हटाओ चिन्ह लगा रहे हैं, कोई कह रहे हैं कि हमने उनसे सुझाव दिया कि हम ये कांड में हमने जो है यहाँ भूकंप का परमिट ले रखा, लोग कह रहे हैं जो अधिकारी आ रहे हैं वो कटोरा कर रखा था तुम्हारे हाथ पे, ऐसा हाथ करके। क्या बोले हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, सरकार जैसे मर्जी वैसे कर ले। और हम तो ये किस अधिकारी ने बोला आपको? अब बोल दिया, जिस अधिकारी ने भी बोला वो बोला वन विभाग। आंसू हैं इनकी आंखों में ना, पर क्या हमारी और अधिकारी बोल रहा है कि कटोरा लेके बैठे हुए। हम यहाँ जो है अपनी व्यवस्था पे बैठे हुए, हमारे मैं विकलांग आदमी हूँ, मेरे को जब इतने बात सुनाई उन्होंने कि तुम्हारा कटोरा कर रखा था, अच्छा हाथ गया, तो मैंने कहा भैया कटोरा कर रखा था, है तुमने देखा, सब कुछ देखा, तो मैंने कहा अच्छी बात है। 91 में भूकंप के बारे में बात कर रहे हैं। कोई भीख नहीं मांग रहे थे, हम तो अपना अधिकार मांग रहे हैं। 4-5 मीटर हमारी जगह लगा रखे, नाप लो, इससे ज़्यादा तो हमारा अधिकार में कुछ नहीं है। वही भी व्यवस्था है जहाँ होटल वाले ना, ये तो ना किसी का बिग्गा है, ना नाली है, ना लेना, ना 2-2 4-4 मुट्ठी की ज़मीन है, ज़्यादा क्या है इसमें। और इसमें भी सबसे बड़ी बात देखिए ना आप, 3 बेंच हैं, एक बड़ी सी कढ़ाई, ये कितना कुछ कर रहे होंगे और क्या कुछ कर रहे होंगे। बड़ी मुश्किल से वो कभी चाउमीन मोमोज बना रहे हैं, लोगों को खिला रहे हैं। पर ये तमाम तस्वीरें, यकीनन इन्होंने जो बात बोली, कैसे किसी ने बोल दिया होगा इनको कि यार 91 में तुम कटोरा लेके आ रखे थे। क्या ये कितनी बड़ी बात है सर, 91 में आप कटोरा लेके खड़े थे।
ये बहुत गंभीर विषय है। इस विषय में जो है कौन है वो कर्मचारी, आप बताएंगे कौन? पंचायत के हैं? सकता हूँ मैं यहाँ पे। अरे नौ न बताओ, विभाग तो बताओ। विभाग, वन विभाग वालों ने कहा तुम्हारा विभाग वालों ने कटोरा कर रखा था हाथ पे। उनियाल जी, आपकी तो याद है सीट भी पास में है, और अगर आपके अधिकारी इस तरह से, आम आदमी पहाड़ी से इस तरह से बातें हो रही हैं, बोल रहे ये मान्यवर विधान साहब इनके सामने कहा कि कटोरा कर रखा था तुम्हारे हाथ पे। मैंने कहा हाँ भाई हमारा कटोरा कर रखा, जब हम सड़क पे बैठे हुए कटोरे कर रखा है हमारा हाथ पे। ऐसे अधिकारी लोग हैं यहाँ। बहुत चिंतनीय है। इतने बुजुर्ग लोग कहाँ जाएंगे अब? नहीं, ये वाकई बहुत सोचने वाली भी बात है। तमाम लोग हैं, अब किस तरह से ये लोग बच्चे पाल रहे हैं, किसी का 2 रोटी कमा रहे हैं, जब मेहनत करके उसको उस पे छुरा मार रहे हैं, तो अच्छी बात है ये। इन कर्मचारियों पे शर्म आनी चाहिए ना कि क्या बात है। ऋषिकेश से लेके बद्रीनाथ तक, और ऋषिकेश से गौरीकुंड, ऋषिकेश से यमुनोत्री, ऋषिकेश से गंगोत्री तक डबल लाइन बन गई है, चौड़ी रोड बन गई है। लेकिन जब यात्रियों को कोई पानी पिलाने वाला नहीं रहेगा तो इस प्रोजेक्ट को बना के क्या फायदा। उसमें भी एक बड़ी बात बता रहा हूँ, चौड़ीकरण। यहाँ से आप थोड़ा कैमरा घुमाएंगे, ये रोड यहाँ से यमुनोत्री की तरफ जाती है, ये बड़कोट से आती है रोड, और इसमें चारधाम यात्रा पर मैंने कम से कम भी तो 8, 10, 12 जगह पर स्लाइडिंग होती हुई देखी है। वो स्लाइडिंग का कोई इनके पास विकल्प नहीं है। उसमें भी पीछे हमने एक खबर भी की थी, किसी व्यक्ति का, उसने घर के सामने एक दुकान सी बना रखी थी, वो डूब गई थी, उसकी गाड़ी उसमें दब गई थी मलबे में, एक बुलेट थी अंदर, वो दब गई थी। आप कुछ कह रहे थे मैम, कुछ बोला जा? ना मैं ये बोल रही थी ना, यहाँ पे तो रोड भी इतनी चौड़ी है, वहाँ करो ना चौड़ी, जहाँ बिल्कुल संकरी रोड है वहाँ पे तो एक पुस्ता नहीं लगा सक रही सरकार। बस उनको जहाँ 2-4 दुकानें देख रहे हैं उनको हटा दो, बस रोड चौड़ी हो रही। देखो ना कितनी रोड चौड़ी है। बिल्कुल नहीं, ये बात तो सच है, सोचना पड़ेगा। कद्दू खाल में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें हमारे पास आई थी। वहाँ पे एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, वो रो रो के परेशान हो गई थी, क्योंकि उनकी भी एक ऐसी झोपड़ी बना रखी थी जिसमें शायद उनके परिवार का पालन पोषण हो रहा था। इस बारे में मुझे लगता है माननीय उच्च न्यायालय को थोड़ा सोचना पड़ेगा, और सरकार को अपनी तरफ से एक अपील इसमें डालनी चाहिए कि भैया वाकई ये जो हमारे लोग हैं, ये अगर भूमि विहीन तो वैसे ही हो रखे हैं, आज इनके पास खाने के व्यवसाय के थोड़े से जो 2 जुगाड़ हैं वो भी आप अगर इस तरह छीन लेंगे तो ये लोग कहाँ जाएंगे। जुड़े रहिएगा आप भी लोकार्पण के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।